आलोचना के उद्भव और विकास पर जब हम विचार करते हैं तो हमें आधुनिक युग में प्रारंभिक रूप से निबंध लेखन के माध्यम से आलोचकीय दृष्टि का, आलोचनात्मक बिंदुओं और तत्वों का बोध होता है। उस प्रारंभिक आलोचनात्मक स्वरूप में जो महत्वपूर्ण अवदान हमें दिखाई देता है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास या बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र आदि, ये जो भारतेंदु और द्विवेदी युग के रचनाकार हैं, जो निबंधकार हैं, जो अनुवादक हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से भी अपनी आलोचनात्मक दृष्टि का बोध कराया है, एक पूरी बौद्धिक विकास यात्रा उनके प्रदेह में हमें दिखाई देती है। नंदुलारे वाजपेयी इस दृष्टि से स्वयं महाकवि प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन सब ने भी निश्चित रूप से, भले ही इन्हें हम हिंदी आलोचक के रूप में न देखें, लेकिन आलोचना के क्षेत्र में इनके प्रदेह को अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्वयं प्रेमचंद ने भी आलोचनात्मक दृष्टि का परिचय दिया है। इस आलोचनात्मक विकास यात्रा में विजय देव नारायण शाही का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने लेखों से, अपने निबंधों से, अपनी समीक्षात्मक आलोचनात्मक रचनाओं से मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य की जो समीक्षा की है। नंदुलारे वाजपेयी ने आधुनिक साहित्य की जो समीक्षा की है, छायावाद की, विशेष रूप से डॉक्टर रामविलास शर्मा, राममूर्ति त्रिपाठी, ये सब भारतीय और पाश्चात्य शास्त्रों के अध्येता रहे हैं। उन्होंने अपने अपने विवेक के अनुसार समन्वयात्मक दृष्टि से आलोचना के, साहित्य के, साहित्यकारों के, प्रवृत्तियों के उस उज्ज्वल पक्ष को, उस उज्ज्वल रूप को परिलक्षित किया, उद्घाटित किया, विवेचना का विषय भी बनाया। डॉक्टर नगेंद्र एक विश्व स्तरीय स्थापित समालोचक के रूप में, चिंतक विचारक के रूप में, शास्त्रज्ञ आचार्य के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, कवियों को लेकर, रचनाओं को लेकर, प्रवृत्तियों को लेकर और इतिहास को लेकर डॉक्टर नगेंद्र की अपनी एक दृष्टि रही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बात करें, डॉक्टर नामवर सिंह की बात करें, रमेश चंद्र शाह, निर्मल वर्मा, विष्णु खरे, मैनेजर पांडे, पुरुषोत्तम अग्रवाल, रमेश दवे, अरुण कमल, प्रभाकर क्षोत्रिय, नासिरा शर्मा, दूधनाथ सिंह, नंद किशोर नवल, अशोक वाजपेयी, सूर्य प्रसाद दीक्षित आदि ऐसे नाम हैं जो आलोचना कर्म में तथ्यपरक मुद्दों को नवीनता और मौलिकता के साथ, आधुनिकता के संदर्भ में साहित्यिक चेतना और उसके मर्म के साथ जोड़ते हुए चलते हैं। समूची पृष्ठभूमि के साथ आलोचना के विकास की पड़ताल कोई छोटा काम नहीं, हल्का काम नहीं, यह एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि संपूर्ण अतीत का मूल्यांकन और युग का मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत रचनाकार और रचना जन्म लेते हैं, उन सब की विकासात्मकता की पड़ताल करना, जांच करना, समीक्षा करना, यह चुनौती का काम है। प्रत्येक वर्ष आलोचना के लिए या समीक्षा के लिए कुछ नवीनता, कुछ विविधता का वर्ष रहा है, उसकी अपनी कुछ उपलब्धियां रहती हैं। इसलिए शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना की अपनी उपलब्धियां हैं। शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना की उपलब्धियों में निश्चित रूप से परिवर्तन आया, नवीनता आई, मौलिकता आई, और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का जो रूप स्वरूप है वो बदल गया, उसके मानदंड भी बदल गए। इसी क्रम में
यदि हम उपन्यास से संबंधित आलोचना कार्यों पर दृष्टि डालें तो 14 भारतीय उपन्यास के लेखक तुलसी नारायण सिंह माने जाते हैं। वो पूर्णतः भारतीय उपन्यासों को समीक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं। इसमें लेखक ने हिंदी पाठकों को भारत की अन्य भाषाओं की जो चुनिंदा औपन्यासिक उपलब्धियों से परिचित कराने का सफल कार्य किया है। यानी हिंदी पाठकों को हिंदी इतर भारतीय भाषाओं में औपन्यासिक उपलब्धियां क्या रही हैं और दोनों की तुलनात्मक स्थिति क्या है, उनको भी लेखक ने 14 भारतीय उपन्यास नामक रचना में उपलब्ध कराया है। स्वयं आलोचक का ये मानना है कि भारतीय भाषाओं में समरसता का भाव विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि हिंदी आलोचना के दायरे का विस्तार हो और हमारे समीक्षक अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य को भी अपने अध्ययन का विषय बनाएं। तो यदि हम हिंदी आलोचना कर रहे हैं और उपन्यास की आलोचना कर रहे हैं तो केवल हिंदी के उपन्यासों को केंद्र में रखकर आलोचना करते हुए हमें भारतीय भाषाओं में उस युग के उपन्यास और उपन्यासकारों को भी देखने की आवश्यकता होती है। तभी हम देख सकते हैं कि तात्विक दृष्टि से और प्रवृत्तिगत वैविध्य और नवीनता की दृष्टि से उनमें क्या अंतर आता है। इस पुस्तक में हिंदी के गोदान और झूठा सच जैसे उपन्यासों के साथ साथ तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उड़िया, उर्दू आदि भाषाओं में ऐसे प्रसिद्ध उपन्यासों का विवेचन भी किया गया है जो हमें जीवन में व्याप्त मनोभावों जैसे सुख और दुख, जैसे निर्मिति और विनाश, निर्माण और विनाश, जैसे प्रकृति और संस्कृति, इसके अंतर्गत जो परस्पर संबंध है उनको कैसे देखा गया है, रचनाकार ने उनको कैसे उद्घाटित किया है, इन सब का बोध भी लेखक के प्रत्येक उपन्यास का विशद विश्लेषण इस प्रकार हुआ कि उपन्यासकार की रचना दृष्टि, उसमें प्रवाहित जीवन दृष्टि और उसकी विशिष्टताओं पर अनुसंधान भी किया गया। औपन्यासिक आलोचना की इस रचना में एक व्यापक उद्देश्य को लेकर समीक्षा की गई है। भारतीय जनजीवन को निकटता से देखने, भारतीय जनजीवन के आख्यानपरक इतिहास का एक सम्यक मूल्यांकन आकलन करने में, भारतीय उपन्यास में उसकी समग्रता से देखने की एक आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित करने में ये रचना सहायक दिखाई देती है। भारतीय भाषाओं में लिखे गए उपन्यासों को अपनी समीक्षात्मक दृष्टि से, अनुसंधानपरक दृष्टि से, एक तरह से समरसता के भाव को विकसित करते हुए आलोचक ने हिंदी में उपन्यास की आलोचना पद्धति को आगे बढ़ाया है। रचनाकार केंद्रित समीक्षा ग्रंथों के रूप में अगर हम आलोचनात्मक ग्रंथों पर विचार करें तो प्रसाद के नाटकों का रंगमंची अध्ययन एक बड़ी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय पुस्तक है। यह एक शोधपरक ग्रंथ है। विनय कुमार इसके लेखक हैं। प्रसाद जी के नाट्य लेखन पर अनेक गवेषणात्मक अनुसंधान हुए, परंतु शोध प्रबंध भी आगे उसी श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। लेखक का कथन है कि इस महान नाट्यकार की यानी महाकवि जयशंकर प्रसाद, नाटककार प्रसाद की अंतरंग यात्रा को मुखर रूप से स्थापित करने के लिए उनकी नाट्यात्मक रचनाएं पर्याप्त हैं। रंगमंचीय दृष्टि को स्वीकार करने की हिचक पर लेखक को कड़ी आपत्ति है। बहुत से लोगों ने प्रसाद के नाटकों की अभिनयता को लेकर, रंगमंचीयता को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। तो इस रचना के रचनाकार आलोचक विनय कुमार वो इस बात से सहमत नहीं है। महान नाटककार के रूप में प्रसाद की प्रतिभा पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, पर उनके नाटकों की रंगमंचीयता को बराबर संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा है और उन्हें अनभिनय प्रमाणित करने की कोशिश भी की जाती रही है। प्रसाद को एक सफल नाटककार मानने के बावजूद उन्हें एक सफल रंगमंचकार मानने में बहुत से समीक्षकों, विद्वानों को हिचक होती है। स्पष्ट है कि वैज्ञानिकता के बंधे हुए ढांचों में आलोचक वर्ग इस नाटककार की नवीन रंगमंचीय क्षमताओं का आकलन करना चाहता है।
इस महान नाटककार ने भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों ही ध्रुवों में अभिसंचित रंगमंचीय गुणों का समाहार अपने नाटकों में किया है। प्रसाद जी द्वारा विरचित नाट्य कृतियाँ एक महान सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को उकेरती हैं, सामने लाती हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रसाद युगीन कृतियों में कृतिकार का व्यक्तित्व प्रच्छन्न रूप से छाया रहता है। प्रसाद ने अपने युगबोध का चित्रण अपनी कृतियों में नामादि के परिवर्तन के साथ विवेचित एवं विश्लेषित किया है। 7 अध्यायों में विभाजित इस ग्रंथ में नाटककार के व्यक्तित्व और उसकी रंगमंचीय दृष्टि को विस्तार से व्याख्यायित किया गया। लेखक ने अपने विचार क्रम को मुखरता से वाणी दी। वास्तव में जो 6ठा अध्याय है इस ग्रंथ का मूल दंड है, आधार है। स्वयं लेखक का सूत्र वाक्य है कि जिस प्रकार के रंगमंच को ध्यान में रखकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों का सृजन किया, उसी को कसौटी मानकर प्रस्तुत प्रश्न का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। प्रसाद जी ने काव्य कला और अन्य निबंध में नामक पुस्तक में नाटक नाम से जो निबंध लिखा है, उसमें इन सब आक्षेपों के उत्तर वो देते हैं। पारसी थिएटर के लोगों ने भी, उसके पक्षधर लोगों ने भी बहुत से आक्षेप प्रसाद के नाटकों पर अनभिनेयता को लेकर, अभिनय नहीं है, उनका मंचन नहीं हो सकता, उनकी भाषा क्लिष्ट है, ऐसे बहुत से आक्षेप आरोप लगाए थे। लेकिन स्वयं प्रसाद जी ने उनके उत्तर बहुत खूबी से दिए। वो तो लिखते भी हैं कि मेरे नाटक इक्के तांगे वालों के लिए नहीं है। ऐतिहासिक नाटकों के प्रणेता प्रसाद जी पर भले ही आलोचक दल बल के साथ तर्कों के तीरों से उन्हें निशाना बनाने का प्रयास करें, किंतु उनकी उपलब्धि और उनके नवीन शिल्पगत प्रयोग और रंगमंचीय दृष्टि की स्वीकृति से अगर हम देखें तो आलोचक उन्हें नाट्य भूमि से हस्तगत नहीं कर सकते। दलित विमर्श की व्यापक और सम्यक दृष्टि को केंद्र में रखकर दलित दर्शन नामक विचारात्मक लेखों का संग्रह रमणिका गुप्ता, डॉक्टर ज्ञान सिंह बल के प्रयासों से पुस्तकाकार रूप में उपलब्ध होता है। मध्यकालीन विचार को नए धरातल से देखने का प्रयास लेखक द्वय करते हैं। अपनी आवाज़ को उठाते हुए वह लिखते भी हैं कि संत दर्शन में ईश्वर की नज़र में मनुष्य बराबर है, कि भजनों से हटकर मनुष्य की नज़र में बराबर हो कि गंभीर और निश्चित चेतावनी से भरी आवाज़ ने अब जोर पकड़ा है। यानी ईश्वर की नज़र में मनुष्य बराबर हैं, अब इसके स्थान पर मनुष्य बराबर होने चाहिए, इस बात पर बल दिया जाने लगा है। कुछ एहसास दिलाने की प्रक्रिया का स्पष्ट बोध हमें इस पुस्तक के माध्यम से दिखाई देता है। यह एक सोच है, कब यह दृष्टि बन गई, इसी की जांच पड़ताल पुस्तक में विविध पड़ावों द्वारा की गई है। पाश्चात्य देशों में चले मुक्ति संग्राम और भारतीय मुक्ति दशा को लेखकों ने शांत चित्त से अपनी गर्जनात्मक पंक्तियों द्वारा उद्घाटित किया, उजागर किया। विचारों की एक श्रृंखला इस रूप में अभिव्यक्त की गई है कि भारत में आज मुख्यतः 2 ही दर्शन आमने सामने हैं। एक तरफ मनु और नीत्शे को सुपरमैन, नस्लवाद, ब्राह्मणवाद पर आधारित अध्यात्मवाद, विभेदकारी दर्शन, और दूसरी तरफ समता, भाईचारे और आज़ादी पर आधारित साम्यवादी, समाजवादी, फुले, अंबेडकरवादी और बौद्ध दर्शन आदि। मनुष्य केंद्रित सोच वाले इन दर्शनों का लक्ष्य एक ही है, यानी समता, भाईचारा और स्वातंत्र चेतना यानी आज़ादी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के साधनों या प्राथमिकताओं पर मतभेद जरूर है, पर मनुष्य और उसका कल्याण इसके केंद्र में हमेशा से रहा है। लेखकों की यह स्पष्ट प्रतिक्रिया है कि अब दलित विमर्श एक ही दर्शन का रूपाकार ग्रहण कर वैचारिक आंदोलनों के रूप में स्थापित होता जा रहा है। जन्म मरण के पक्ष को लेकर पुरातन दृष्टि पर विद्रोही तथ्यों से परास्त करने का क्रम यहाँ विश्लेषित होता है। मृत्यु के बाद की दुनिया के लिए न इस जन्म का सुख नकारो और न ही इस जन्म के लिए किसी बिचौलिए को दान दक्षिणा देकर स्वर्ग में अपना स्थान निर्धारित कराओ। अंधविश्वासों की नहीं, तर्क की सुननी चाहिए। चमत्कार पर नहीं, तथ्य और सत्य पर विश्वास करना चाहिए। इसी दर्शन पर विश्वास करके मानवता या मानव मूल्यों की स्थापना होगी और यही स्थापना समाज का अंततः कल्याण भी करेगी। यह भी सत्य है कि भारतीय दलित दर्शन का मूल आधार अंबेडकर विचारधारा है। कुशल नेतृत्व ने ही अधिकांशतः और अंततः अपना रूपाकार
ग्रहण किया है। अपने कड़े तेवर के साथ आगे बढ़ते हुए भारतीय चिंतन धारा में दलित दर्शन को और उसकी पीड़ा को वर्तमान युग के संस्कारी माहौल द्वारा जांचा परखा भी गया है। भारत में अछूतों, क्षुद्रों और औरतों के शोषण के इतिहास ने यह प्रमाणित कर दिया है कि शोषण के कारण सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी होते हैं। भारत के इतिहास और संस्कृति की गहन समझ के कारण ही बाबा भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद को ही भारतीय समाज को जटिल बनाने तथा भारतीयों की अधिकतर समस्याओं के लिए जिम्मेदार भी माना। भक्ति साधना को आधार बनाकर अनेक संदर्भों और ग्रंथों का निर्माण किया गया है, किंतु भारत के संतों और भक्तों के इतिवृत्त को एक ग्रंथ में पिरो देने का उपक्रम डॉक्टर आशा श्रीवास्तव ने अपने ग्रंथ भारत में भक्ति साधना एक परिक्रमा इसमें किया है। भारत जैसे धर्म प्राण देश में धर्म साधना एक व्यापक फलक की भांति आच्छादित है। पुस्तक इसी तिलस्मी द्वार को खोलती हुई अपना मार्ग स्वयं बनाती है। संदर्भ ग्रंथ के पृष्ठों पर यह शब्द विधान अंकित है कि ज्ञान की खोज और भक्ति की साधना से भी किसी की प्यास नहीं बुझी। इसी को समझने के लिए अनेक प्रयास यानी संप्रदाय विकसित हुए। सत्य के वे अन्वेषी कौन थे, उनकी साधना पद्धति कैसी थी, उनके स्वानुभूत अनुभव क्या थे, इसी का प्रयास संकल्प रूपी साधना द्वारा पूर्ण किया गया है। वस्तुतः कबीर, सूर, तुलसी प्रसाद जैसे रचनाकारों के संबंधित बहुमूल्य संदर्भ कोश आज उपलब्ध हैं, किंतु भारतवर्ष में बौद्धिक परिक्रमा या बौद्धिक संधान की महायात्रा पर निकली इस अन्वेषिका द्वारा धर्म साधना की कठोर भूमि पर उपजी संतों की निर्मल वाणी को शब्द घट में भरकर ले आना और उस भक्ति की सरिता में भावक के असंख्य भावों का अवगाहन करना, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस संदर्भ ग्रंथ की अंतर यात्रा पर अपने विचारों को दृढ़ता से रखते हुए लेखिका ने स्पष्ट लिखा कि भक्ति का मूल आधार दक्षिण ही है, किंतु उसकी सत्यता पर विचार या महत्व प्रदान करने का क्रम बाद में सिद्ध हुआ। तमिल स्रोतों तक सीमित और एक तरफ से दक्षिण से इतर प्रदेशों में अपरिचित आलवारों की परंपरा और सदियों तक उपेक्षित रही, किंतु 19वीं-20वीं शताब्दी में तमिल प्रबंधम में उपलब्ध आलवारों की वाणियों में अनुवाद के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि वास्तव में भक्ति धारा का मूल स्रोत दक्षिण ही है। लयबद्ध शब्द संसार का नाम ही कविता है। हम ईश्वर की सबसे श्रेष्ठतम काव्य रचना इस सृष्टि को ही मानते हैं। कविता के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकाश मनु ने ठीक ही लिखा है कि कविता के बगैर जीवन की कल्पना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रोटी में नमक के स्वाद की तरह वह हर जगह मौजूद है। पाश्चात्य विद्वान वर्ड्सवर्थ की कविता को तीव्र मनोभावों का अनायास उफान मानते हैं। बाल कविता पर कृष्ण शलभ के संपादकत्व में 666 प्रतिनिधि बाल कविताओं का एक अनूठा संग्रह जब प्रकाश में आया, बचपन की बादशाहत सबसे गहरी और सबसे निराली बन गई। बचपन को चाहिए चंचल अनुभूतियाँ और अपने मनोराज्य से कल्पित विराट संसार, और यही है बाल कविता का अपना रंग, अपनी बुनियाद, अपनी आत्मा और अपनी पहचान। बाल साहित्य क्या है, कैसा होना चाहिए, बाल साहित्यकार की दृष्टि क्या हो, इन सब के तात्विक विवेचन को बीज स्वरूप में हम इस रचना में देख पाते हैं। बचपन एक समंदर नाम से प्रकाशित इन बाल कविताओं के संग्रह में प्रत्येक स्थिति का सुंदर मूल्यांकन कृष्ण शलभ करते चलते हैं। वो मूर्तता प्रदान करते हैं। बाल कविता की उत्पत्ति से लेकर बाल कविता के हिंदी साहित्य में योगदान विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। वस्तुतः बाल कविताओं को लेकर भारतवर्ष में कवि अपने उल्लेखनीय वात्सल्य दर्शन को समाज के सम्मुख रख तो रहे हैं, किंतु यह प्रयास अभी धीमी गति से किया गया है। जबकि हिंदी साहित्य में विशेषकर सूरदास द्वारा बाल रूप वर्णन का प्रसंग अद्वितीय और असीम बन गया है।
वर्तमान युग में बचपन से जुड़ने वाली कविताएं आज यांत्रिकता के समक्ष बेबस लगती दिखाई देती हैं। मध्ययुगीन साहित्य में जहाँ इस विषय पर प्रचुर मात्रा में लिखा गया है, आज वहीं इस विषय पर कुछ साहित्यकारों द्वारा ही भागीरथ प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत सीमित हैं। वस्तुतः बाल कविता में लोक लय, लोक छवियाँ, लोक लुभावन शक्तियाँ, इन सब से ओतप्रोत ऐसी असंख्य रचनाएं और घटनाएं मौजूद हैं जो लोक के प्रति हिंदी बाल कवियों के अटूट जुड़ाव का परिचय तो देती हैं, किंतु मध्यकाल में सूरदास का वह जो वात्सल्य वर्णन है, बाल चित्रण है, तुलसी का वह जो बाल राम का चित्रण है, वह कुछ कुछ विलुप्त होता हुआ दिखाई देता है। बाल कविता सचमुच ऐसी कविता है जिसमें बच्चे का स्वभाव उसकी कविता की ओर खींचने का पक्ष प्राय मुख्य या चेतन रूप में बाल कवियों पर आच्छादित रहता है। हिंदी बाल कविता के दौर में बाल कवि रमेश भाई का भी विशेष जिक्र किया गया है। बीते कल से लेकर आज तक और न जाने कब तक एक शिशु कविता जिसे बच्चे झूम झूम कर तोतले स्वर में सधे हुए स्वर तक गाते हुए गुनगुनाते रहेंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह कविता रमेश भाई की है। निस्संदेह यदि बाल कविता का संग्रह बेमिसाल कविताओं से पूरित है तो यह अमूल्य निधि रूपी कविता उसी संपदा की एक निधि है। बाल कविता में रसोई घर के पराठों को लेकर कुछ ऐसे शब्द चित्र खींचे गए हैं मानो हम सामने कविता का घट जाना प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। प्यारी मुन्नी कविता में ममता कालिया लिखती हैं, एक पराठा आलू वाला, एक पराठा पिट्ठी का, दही मंगा लो कुल्हड़ भरकर, बने नाश्ता छुट्टी का। यह शिशु कविता बेहद ऊर्जावान और बातचीत के लहजे में मटकती हुई हमें दिखाई देती है। अब आज के दौर में बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गया और उसके आ जाने से कविता ने चहचहाना बंद कर दिया, क्योंकि उसके नन्हे कद्रदान अब यांत्रिक हो जाने को आतुर हैं। ऐसा विश्वास होता है कि यह अनूठा संग्रह इसी यांत्रिकता को अपने बाल कविता के धक्के से दूर हटाकर फिर से हमारी बचपन की यादों को समेटना चाहता है, बाल कविता के इतिहास को पूरी उमंग और उल्लास के साथ लौटाना चाहता है। शंकर शेष के नाटकों में संघर्ष चेतना भी एक शोध प्रबंध है, जिसके लेखक हेमंत कुकरेती हैं। वस्तुतः शंकर शेष ने मानव जीवन की वेदना पीड़ा को भोगा ही नहीं, अपितु उसी को अपने नाट्य जगत में सफलता के साथ चित्रित किया है। यह सत्य है कि हिंदी नाटक के उत्कर्ष में नवीन संभावनाओं को गति और विस्तार दिया गया है। इसके साथ साथ यह विचार भी दृढ़ हुआ कि कथ्य और शिल्प के स्तर पर अनेक बहुमुखी प्रयोग यह आश्वस्त करते हैं कि नाट्य लेखन और नाट्य समीक्षा अन्य विधाओं की तुलना में अधिक प्रौढ़ और संपन्न दिखाई देती है। इस आलोचनात्मक विमर्श में शोधकर्ता ने रचनाकार की मानसिकता और समकालीन संघर्षपूर्ण परिवेश में शंकर शेष को परखने का प्रयत्न किया है। लेखक की टीम कुछ इस प्रशब्दों द्वारा अभिव्यक्ति देती है कि यह विडंबना ही है कि हिंदी में अच्छे रंगमंचीय नाटकों के नहीं होने का विलाप करने वाले नाट्यालोचक शंकर शेष सरीखे महत्वपूर्ण नाटककारों की साहित्यिक योगदान को उनका हक अदा नहीं कर पाए हैं। वस्तुतः अनेक नाटक नए विचार या नए विमर्श को समकालीन संघर्ष के साथ जोड़ते हुए हमें उसका उचित ढंग से परिवेश देखना चाहिए। अपनी परिपक्व लेखन क्षमता के बल पर शंकर शेष ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि पारंपरिक स्त्री पुरुष संबंधों के मध्य होने वाले संघर्षों को भी अधिक तरल रूप में अभिव्यक्त किया है। नाटक में होने वाला संपूर्ण मुख्यतः मानव जीवन के रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले संघर्षों से भी जोड़ा गया। इसी विमर्श को बढ़ाते हुए डॉक्टर हेमंत कुकरेती ने लिखा भी है कि शंकर शेष ने आर्थिक मोर्चे पर जूझते हुए व्यक्ति की संघर्ष गाथा और आर्थिक शोषण से उपजे संघर्ष के मूल कारण पूंजी के असमान वितरण को भी चित्रित किया है। पूंजी और सत्ता के दामन को या उसके दमन के बावजूद यह संघर्ष निरंतर चलता है। इसी को नाटककार शंकर शेष ने रेखांकित किया। हिंदी साहित्य में छायावाद या छायावादी काव्य का विशेष महत्व रहा। सुमित्रानंदन पंत इस महत्वपूर्ण धारा के विशिष्ट कवि रहे। पंत काव्य मूल्यांकन की समस्या को लेकर शोध प्रबंधात्मक रचना सुधीर प्रताप सिंह ने प्रस्तुत की। उन्होंने अनेक सुधी विद्वानों को ध्यान में रखते हुए
पंत काव्य को अपने गवेषणात्मक अध्ययन और नवीन आयामों के साथ उद्घाटित किया। इस प्रबंध में इस क्रम को ध्यान में रखते हुए प्रकृति प्रेम, पंत का प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेमी पंत छायावादी काव्यधारा के लोकप्रिय कवि। पंत ने अपनी रोमानी दृष्टि को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जिससे साहित्य जगत में एक ऐसी रोमानियत का जन्म हुआ। इसलिए नवीन प्रतिमाओं में ढलकर स्वतंत्र रूप से उपस्थित की गई। पंत काव्य के अंतर्गत दर्शन तत्व पर प्राय सभी विद्वान अपने मतानुसार उन्हें विश्लेषित करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु संपादक के तौर पर पंत जैसे व्यक्तित्व को नज़रअंदाज करने का रुझान सबसे ज़्यादा पाया गया। पल्लव की भूमिका इस बात का प्रमाण है। इसलिए रूपाप पर भी लेखक ने विचार किया। जाहिर सी बात है कि रूपाप को समझे बिना पंत काव्य का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण निर्झर, लोकायतन आदि अनेक रचनाओं में पंत की काव्य संबंधी अवधारणाओं का हम बोध कर सकते हैं। इस तरह पंत की आध्यात्मिक चेतना के मूल में समन्वय की भावना है और यही समन्वय व्यष्टि और सृष्टि का, समष्टि का, आंतरिक और बाह्य का, जगत और भौतिकता का, अध्यात्म और सौंदर्य का कैसे समन्वय होता है इसका बोध कराता है। पंत जी एक उज्ज्वल और मानवीय सरोकारों से निर्मित ऐसी भावभूमि तैयार करते हैं जो नवीन विश्व संस्कृति का बोध कराती है। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि हिंदी आलोचना के ग्रंथों ने, शोधपरक उपलब्धियों ने हमें आलोचना के बदलते नए आयामों को हमारे सामने उद्घाटित किया है। यह पूरा एक विकास क्रम है जो भारतेंदु युग से होता हुआ और अद्यतन अधुनातन चिंतन परंपराओं को उद्घाटित करता चलता है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।